Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is डेली न्यूज़पेपर वीडियो और इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले आर्टिकल के साथ. आज का हमारा पहला आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. रिसेंटली 2023 नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट होती है और ये प्राइज एक ऐसे डुओ को जाता है, एक ऐसी टीम को जाता है जिसने कोविड-19 की बैटल में mRNA वैक्सीन्स की पॉसिबिलिटी को संभव किया. इनकी डिस्कवरी की वजह से कोविड-19 को हराने में mRNA वैक्सीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. So this award goes to those scientists who did this discovery कि किस तरह मॉडिफिकेशन की जाए ताकि बॉडी में जाकर mRNA कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन क्रिएट कर सके. सो ये दो साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन केरिको. शी इज़ अ विमेन. रादर इस आर्टिकल में कहा गया है डॉक्टर केरिको इज ओनली 13th विमेन टू विन द प्राइज. So Katalin Carrico, she's from Hungary, and American physician Drew Weissman. इन दोनों को mRNA वैक्सीन कोविड-19 की प्रोडक्शन के लिए अवार्ड मिला है 2023 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन. अब देखें, एक तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, कि किसे मिला है नोबेल प्राइज. इससे अलावा हमारे लिए एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है विच इज़ mRNA. आप अपनी साइंस की क्लासेस में जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, इवन जब आप अप्लाइड साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, तो बहुत कॉमनली हम mRNA वैक्सीन्स की बात वहाँ पे करते हैं. अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, जो कि हम डेफिनेटली हमारी वीकली करंट अफेयर क्लासेस में करेंगे और अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी आप इन बेसिक्स को क्लियर करते हुए जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में हम एक जिस्ट लेंगे कि व्हाट आर दीज mRNA वैक्सीन. ये नॉर्मल वैक्सीन से डिफरेंट क्यों है, ऐसा क्या है इसमें कि इसको नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, राइट? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ mRNA. नाउ mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA. M इज इट टिपिकली मीन्स मैसेंजर. अभी क्या कौन सा मैसेंजर है, ये क्या करता है, इस चीज़ को समझेंगे. बेसिकली mRNA एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जिसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में है. इसका मेन काम क्या है, बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करना. अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड DNA आपको मिलेगा. वी ऑल नो DNA हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ह्यूमन जीनोम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स हैं इसके अंदर कोडेड होता है. तो DNA से बनता है mRNA. और ये mRNA क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता. आप अपनी बायोलॉजी की क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब DNA से RNA बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि भाई DNA के ऊपर जो कोडिंग हुई है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेम कोड कौन कैरी करेगा, mRNA. और ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेकर सेल के न्यूक्लियस से बाहर आकर सेल में जाता है और सेल को बोलता है कि ओके भाई, ये वाला प्रोटीन हमने बनाना है. तो जो सेल की मशीनरी है वो mRNA के कोड को पढ़ती है, उसे ट्रांसलेट करती है और उस तरह का प्रोटीन बनाया जाता है. तो समझ रहे हैं आप, DNA ने अपनी इंफॉर्मेशन किसको दी, mRNA को, कि कैसा प्रोटीन चाहिए. ये mRNA की इंफॉर्मेशन हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इसे रीड करता है, डिकोड करता है और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, प्रोटीन. सो mRNA इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये इसका नेचुरल फंक्शन है. ओके जी. अब इस mRNA को यूज करके हमने क्या बनानी है, हमने वैक्सीन बनानी है. वी हैव टू मेक वैक्सीन नाउ. तो वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, इस चीज को समझेंगे. अब सपोज करो हमारे पास ये कोई वायरस है, ठीक है, और इस वायरस का कोई प्रोटीन है. दिस इज द प्रोटीन ऑफ द वायरस.
ठीक है जी, जैसे कि हम कोविड की बात करते थे तो उसका स्पाइक प्रोटीन था। अब एमआरएनए में क्या किया जाता है, सपोज ये एक एमआरएनए है, इसके अंदर जिस जो प्रोटीन इस वायरस के ऊपर है, सेम इंफॉर्मेशन इस एमआरएनए में ऐड कर दी जाती है और ऐड करने के बाद इसे बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे सेल में चला जाएगा। अब मैसेंजर है, क्या लेकर आया है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है। तो जब सेल में जाएगा तो सेल भी अल्टीमेटली क्या करेगा, वही प्रोटीन सिंथेसाइज कर देगा जो कि इस वायरस के ऊपर है। अब हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोटीन तो अपना है ही नहीं, नेचुरली तो बॉडी में ऐसा प्रोटीन बनना नहीं था, ये तो फॉरेन है, ये हमारा खुद का नहीं है। और बॉडी इसे किल करने के लिए क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। और ये ह्यूमन बॉडी की खास बात है कि अगर एक बार किसी चीज़ को लेकर एंटीबॉडीज बन जाएं तो वो बॉडी में स्टोर्ड रहती हैं, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ताकि अगर असल में ये वायरस आकर अटैक करता है तो हमारी बॉडी रेडी है कि इस वायरस को हराने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, इससे पहले कि वायरस आकर अटैक करता और ये प्रोटीन बॉडी में आता फिर एंटीबॉडीज बनती, एमआरएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इस वायरस का प्रोटीन ऑलरेडी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर देते हैं यूजिंग एमआरएनए, और बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज बनाकर रखती है। और जब एक्चुअली में वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो बहुत जल्दी लिमिट डाउन हो जाता है बिकॉज वी हैव एंटीबॉडीज। तो ये एक बेसिक आइडिया है अबाउट एमआरएनए वैक्सीन्स। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी मॉनसून सीज़न देखा एंड जून से लेकर अगर हम सितंबर तक का एनालिसिस करें तो ओवरऑल इस साल जो हमारे मॉनसून हैं वो कंपैरेटिवली कम रहे हैं और हम इसे डेफिसिट मॉनसून डिक्लेयर कर चुके हैं। अब डेफिसिट क्यों डिक्लेयर किया, देखिए नॉर्मली जो इंडिया में रेनफॉल होती है दैट इज़ 89 सेंटीमीटर। तो अगर 89 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इस साल देखें तो पूरा जून से लेकर सितंबर तक जितनी रेनफॉल हुई है इट इज़ ओनली 82 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 89, हुई कितनी है 82 सेंटीमीटर। और ये 6% का जो डिक्रीज रेनफॉल में मिला है, तो इससे डिक्लेयर होता है कि भाई इस बार मॉनसून क्या रहे हैं, कम रहे हैं, डेफिसिट मॉनसून देखने के लिए मिले हैं। अब ऐसा भी क्यों हुआ, देखिए अप्रैल की बिगनिंग से ही न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल आ रहे थे कि भाई इस साल हमें एल नीनो का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं यू रीड अबाउट एल नीनो इन योर ज्योग्राफी क्लासेस। आपको पता है कि जब एल नीनो आता है तो बेसिकली हमारा जो पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन का भी ईस्टर्न पार्ट, राइट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन जो कि साउथ अमेरिका के पास लाई करता है, वो अनयूजुअली वार्म हो जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। एंड जब भी एल नीनो आता है, हालांकि एल नीनो पैसिफिक ओशन का फिनोमिना है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें ग्लोबल लेवल पे देखने के लिए मिलता है। और इंडिया के केस में क्या होता है कि जब भी एल नीनो आता है तो इंडिया में रेनफॉल, मॉनसून्स डिक्रीज कर जाते हैं, स्पेशली अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की बात करें। अब एल नीनो इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ और देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक पैसिफिक ओशन में जो फिनोमेना चल रहा है उसे हम कहते हैं ला नीना। ला नीना तो हमारा दोस्त है, क्यों, इसमें कंडीशंस बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। अब जो आपका पैसिफिक ओशन है वो वार्म नहीं हो रहा होता बल्कि कूल डाउन हो रहा होता है और एबनॉर्मली कूल डाउन होता है। और इस कूलिंग की वजह से हमारे इंडिया में होने वाली रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है। एंड इसीलिए हमने देखा कि पिछले जो कुछ साल थे 2019 से स्पेशली 2022 तक जो रेनफॉल हुई वो अबव नॉर्मल हुई, लेकिन इस साल एल नीनो का इफेक्ट पड़ा और रेनफॉल में डिक्रीजिंग ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। हालांकि जो एक्सपीरियंस रहा है इस साल मॉनसून का वो कॉमन एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। कैसे,
कंट्री का कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बहुत ही एक्सेस रेनफॉल हुई है, बहुत भारी बम्पर रेनफॉल जहाँ पे हुई है, एंड दैट इज़ मेनली 9% ऑफ द कंट्री जहाँ पे आपको एक्सेस रेनफॉल मिली है। इसके अलावा 18% एरिया इंडिया का ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हुई है, बहुत डेफिसिट रेन जहाँ पे आपको देखने के लिए मिली है, और बाकी का जो कंट्री है वहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हुई है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन इट कम्स टू मॉनसून, लेकिन इंडिया स्पेशली नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे 1/3 से भी कम बारिश अगस्त के महीने में देखने के लिए मिली, और जबकि कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, जैसे कि चंडीगढ़ वाला एरिया, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल मिली, जिसकी वजह से फ्लड्स, लैंडस्लाइड जैसी कंडीशंस भी सामने आई। और सेम जगह सेम टाइम पे हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये एक एपिसोड एक जगह पे हो रहा है। हालांकि इसका रीज़न मॉनसून से जुड़ा हुआ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ये जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भारी बारिश अगस्त के महीने में हुई थी, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जी हाँ, कॉमनली हम जब भी पढ़ाई करते हैं, हम बेसिक रेनफॉल के बारे में जानते हैं, तो हम समझते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आम तौर पे सर्दियों में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन इस बार ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं थी। गर्मियों में मॉनसून्स के दौरान भी मेडिटेरेनियन सी से आने वाले तूफान इंडिया में पहुंचते हैं, जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश हुई। याद रखेंगे, वो मॉनसून का इम्पैक्ट नहीं था। अब ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो अब हमें लगता है कि यस, क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल। इतनी ज़्यादा वेरिएशंस इंडिया में ही बारिश को लेकर एक साल में हमने देख ली है, और ये बता रहा है कि यस, अब जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा है। मैन इंड्यूस्ड वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए भी मिल रहे हैं। ये तो ऐसे एरियाज थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जहाँ पे ओके अब बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं महाराष्ट्र जैसे जहाँ पे ड्रॉट जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई, सूखा पड़ गया, इतनी कम बारिश थी। और इसी वाटर स्ट्रेस की वजह से, अभी हमने कल ही कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात की थी, अब जब बारिश कम हुई, नदियों में पानी कम है, तो वो स्टेट्स जो कि रिवर वाटर को शेयर करते हैं, उनके डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जांपल कावेरी वाटर डिस्प्यूट। हालांकि अभी आगे आने वाले सीज़न की अगर हम बात करें, हम सबको ये मालूम है कि इंडिया में दो तरह के मानसून्स आते हैं। गर्मियों में जो हम मानसून्स देखते हैं उन्हें हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और विंटर्स में साउथ इंडिया के लिए जो मानसून्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो अकॉर्डिंग टू IMO, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अक्टूबर से दिसंबर तक हमारा जो साउथ इंडिया है वहाँ पे आने वाले नॉर्थ ईस्ट मानसून, और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है, ये कंडीशंस नॉर्मल रहने वाली हैं। लेकिन इस आर्टिकल में एक चीज़ कहा गया है कि हमारे सामने है कि वेरिएशन कितनी बढ़ चुकी है, मॉनसून से लेकर बारिश कितनी हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई इसे लेकर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार रहना चाहिए। हमें एक रिजीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा जो कि हर तरह की वेदर सिचुएशंस में कामयाब हो। और उसी के साथ साथ हमारा जो फोरकास्टिंग मॉडल है कि कितनी बारिश हो रही है, कब बारिश होगी, उस फोरकास्टिंग मॉडल को भी हमें और इम्प्रूव करना होगा। सो वी नीड टू डायरेक्ट द एक्सपर्टीज टूवर्ड्स हैविंग दिस ग्रेट मॉडल जो कि अच्छी प्रोडिक्शंस करेगा। इसके अलावा एक और एडिटोरियल आप पढ़ेंगे, ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल आज के पेपर में आया है। स्पेशली बीते कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि भारत को डीकॉलोनाइज करना है। तो इस आर्टिकल में बहुत ही खूबसूरती से बताया हुआ है कि कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन का डिफरेंस क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बड़ी अच्छी बात की गई है कि जब हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो कॉलोनाइजेशन में जो पावर है वो सुप्रीम होती है, और बाकी सब लोग उसके उसे सर्व करते हैं।
और जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो इसी आइडिया से बनाए जाते हैं कि ओके वी हैव टू प्रोटेक्ट द पावर द सुप्रीम एंड एवरीथिंग एल्स इज सब्जेक्ट. विक्टिम अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से ज़्यादा लॉज या एक्ट्स ऐसे लिखे जाते थे कि ऐसे केस में हमें पावर को प्रोटेक्ट करना है, विक्टिम पावर है और जो लोग हैं वो अनरेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं. बहुत से एग्जाम्पल इसे लेकर आए, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, और हम बात कर रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड को हमें भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस करना है. तो क्या डिफरेंस है आइडियोलॉजी में? बेसिकली क्या डिफरेंस होगा? डीकोलोनाइजेशन या फिर जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम के बाद जो लॉज आ रहे हैं उसमें स्टेट और स्टेट के सिटीजन्स का रिलेशनशिप बदल जाता है. नाउ द पीपल आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट हेयर टू सर्व द स्टेट और द गवर्नमेंट. रादर सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है? द सिटीजन्स, द पीपल ऑफ दैट कंट्री. तो वो रिफ्लेक्शन हमें हमारे लॉज में दिखने चाहिए, चाहे वो भारतीय इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाना हो, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाना हो. इन सब के अंदर ये बेसिक आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली डीकॉलोनाइज हो पाएंगे. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ेंगे. अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट्स अबाउट ब्रिक्स. हम जानते हैं ब्रिक्स इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेचुरली जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो जो ये एक्रोनिम है, इनमें दुनिया के वो कंट्रीज़ हैं जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के तौर पे सामने आते हैं. लाइक B इज़ फॉर ब्राज़ील, R इज़ फॉर रशिया, I is for India, C is for China and S is for South Africa. तो ये वर्ल्ड की लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इन्हें मिलाकर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया गया था? ब्रिक्स. शुरुआत तो इसके 2001 में हुई थी. 2001 में टर्म यूज़ की गई थी ब्रिक, जिसमें सिर्फ ये 4 कंट्रीज थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना. लेकिन उसके बाद फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को ने ब्रिक को ज्वाइन किया और ये बन गया ब्रिक्स. अभी रिसेंटली तो और डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्रिक्स की फर्दर एक्सपेंशन हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. अब ये जो 5 कंट्री थे ब्रिक्स के, ये 5 से बढ़कर 11 कंट्रीज हो चुके हैं. तो मतलब कि 6 कंट्रीज और हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है. वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? यू शुड रिमेंबर दिस बाय हार्ट. नंबर 1 इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया एंड अर्जेंटीना. रिमेंबर दिस. तो अभी तक जो ब्रिक्स ये 5 कंट्रीज का बना हुआ था, अब ये 6 कंट्रीज इसमें ऐड हो चुके हैं. एंड हालांकि ये जो इफेक्ट है इनको फुल मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 में मिलेगी. अभी जब 1 जनवरी आएगी तब से ये इनको फुल मेंबरशिप मिल जाएगी. बट दे हैव जॉइंड द ब्रिक्स नाउ. कोई मिडल ईस्ट में से है, कोई अफ्रीका का कंट्री है, कोई साउथ अमेरिका का कंट्री है. तो नाउ द ब्रिक इज एक्सपैंडिंग. तो इसीलिए इस आर्टिकल के अंदर इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिक्स क्या फ्यूचर होल्ड करता है, उस पर्सपेक्टिव्स को भी यहाँ पे क्लियर किया गया है. वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि जो ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी ये बेसिकली इकोनॉमिक कंपल्शन से निकली थी. ब्रिक्स में किसी भी तरह की मिलिट्री सपोर्ट या सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती. कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि भाई हम एक ग्रुप हैं और हम एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है. जैसे कि हम नेटो को इमेजिन करते हैं या फिर यूरोपियन अलाइज की बात करते हैं, ऐसा नहीं है. बट ब्रिक्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 36% ग्लोबल GDP ब्रिक्स में प्रेजेंट है
और पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया की 47, मतलब अगर हम 2050 तक देखें जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ेगी, दुनिया की 47%, नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्रिक्स। तो ये एक इंडिकेशन दिखाता है कि भाई ब्रिक्स के पास एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। हम इस आर्टिकल में ये तक लिखा है कि भाई लॉन्ग टर्म में ब्रिक्स जो G7 कंट्रीज की डोमिनेंस है उसे भी चैलेंज कर सकता है। G7 कंट्रीज में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं, इनको चैलेंज कौन कर सकता है? ब्रिक्स। क्योंकि इसमें एक चीज़ और है, देखिए ब्रिक्स के दो बड़े मेंबर इंडिया और चाइना, अगर इन दोनों की ही पॉपुलेशन में डालें तो वो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन बनती है। तो इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स के पास है। अगर जिस तरह इकोनॉमिक ब्लॉक्स बनते हैं, है ना, यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, आसियान एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। इकोनॉमिक ब्लॉक के फॉर्मेशन से क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं, फ्री ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। वो एक पॉसिबिलिटी ब्रिक्स के सामने है, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे और भी लिखी हुई है कि जो पोलराइजेशन हम देख रहे हैं कि यूएस और बाकी वर्ल्ड के बीच में है, इस पोलराइज वर्ल्ड में ब्रिक्स के पास अपॉर्चुनिटी है एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करने की। वो लोग जो कि एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि कोल्ड वॉर को टैकल करने के लिए ढूंढ रहे हैं, फॉर देम इट्स अ न्यू होप। ब्रिक्स कम एज अ न्यू होप फॉर दैट। एक इंटरनेशनल इशू और है, दैट इज द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। तो इंडिया और चाइना ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि डिजिटल करेंसी इज द फ्यूचर। तो डॉलर की डोमिनेंस के ऊपर भी यहाँ से खतरा है, इसे भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल टू बिल्ड एन इनसाइट अबाउट what BRICS can do in future. So do follow this article. इसके अलावा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो इंडियन एयरफोर्स बेसिकली अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंडक्ट कर रहा है। वो इस आर्टिकल में आया है। अस्त्र बहुत टाइम से न्यूज़ में है। इट्स एडवांस्ड एंड लॉन्ग रेंज अस्त्र मार्क 2, एंड इसे पूरी तरीके से इवन सुकोई 30 मार्क 1 में इंटीग्रेट किया गया। अभी रिसेंटली इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा जो तेजस है उसके ऊपर टेस्ट किया गया। और अब और अस्त्र का ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है एयर टू एयर मिसाइल इस साल के एंड तक इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करेगा। तो ये कुछ मिसाइल्स आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ याद रखेंगे, BVR इज बियॉन्ड रेंज, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एंड अस्त्र इज एयर टू एयर, ठीक है। ये मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और इसे लेकर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है उनको इसका ऑर्डर मिल गया है, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं और ये इंडिजीनियसली मेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। फाइन, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।